हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद हैप्पीनेस में। तो आपकी ये इंग्लिश की आज थर्ड क्लास है, आर्टिकल की आपकी ये सेकंड क्लास है। आप सभी के कमेंट्स पढ़े, रिव्यूज़ पढ़े, बहुत अच्छे थे। आपको स्टडी मटेरियल जो चाहिए वो क्लास के लास्ट में मिलेगा, क्योंकि हमें फाइल्स को कंपाइल करना होता है और आपको एक प्रोडक्टिव और अच्छा सा मटेरियल मिले, उसके लिए सारी क्लासेस का एक साथ मिलेगा तो आपको ज़्यादा बेटर लगेगा। वरना इंस्टॉलमेंट में अगर मटेरियल मिलेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा पढ़ने में। और ये जो इंग्लिश है आपकी, अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये ईपीएफओ और एएससी यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। और एक बात जो आपको ध्यान रखनी है, आप कभी भी एक्सपर्ट एक साथ नहीं हो सकते हैं, तो आपको चीज़ों को थोड़ा सा करके पढ़ना होता है और कंसिस्टेंसी दिखानी होती है। तो सारी क्लासेस को आप रेगुलरली पढ़ते रहिए कंसिस्टेंसी के साथ में, और फिर लास्ट में आप खुद ही देखेंगे कि आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। क्योंकि जो इंग्लिश है वो हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है, तो सभी को काफ़ी डर लगता है उसे पढ़ने में, और हिंदी हम बोलते रहते हैं तो हमें, जबकि हिंदी होती काफ़ी टफ़ है। एग्ज़ाम्स के लिए जो हिंदी आती है वो हिंदी और जो हम नॉर्मल हिंदी बोलते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, फिर भी लोगों को डर नहीं लगता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डर ना लगे तो क्लासेस को रेगुलरली पढ़ते रहिए। एटलीस्ट आपका बेस इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको इंग्लिश से डर तो नहीं लगेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी आर्टिकल की क्लासेस आगे की। तो 12th पॉइंट तक आपने क्लास पढ़ ली थी, तो जो आज की क्लास पढ़ रहे हैं प्लीज़ इसके पहले की क्लास जो है उसको रिवाइज़ कर लें, और प्लेलिस्ट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर किसी सेंटेंस में आपके एक से ज़्यादा नाउन दिख रहे हैं, नाउन इन द सेंस है कि अगर एक नाउन की बात की जा रही है सेंटेंस में और उसी नाउन का दोबारा से जिक्र किया जाता है, आप किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं कि राम ये काम कर रहा है, और फिर से आप उसी पर्सन के बारे में दोबारा बात कर रहे हैं, उसके साथ कोई और नाउन यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पर जो आर्टिकल आप यूज़ करेंगे वो इंडेफिनिट और डेफिनिट दोनों यूज़ करेंगे। अब एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अ गर्ल इज़ वॉकिंग ऑन द रोड, देयर इज़ अ कैट विद द गर्ल, यानी कि एक लड़की है जो रोड पर वॉक कर रही है और उसी लड़की के साथ एक कैट यानी बिल्ली भी है। तो जब पहली बार आप उस नाउन को यूज़ करेंगे तो वहाँ पर ए लगाएंगे, यानी कि इनडेफिनिट आर्टिकल लगाएंगे, क्योंकि पहली बार आप उस लड़की को जानते नहीं हैं। लेकिन जब सेकंड सेंटेंस उसी पर्टिकुलर नाउन के बारे में यूज़ करेंगे तो वो अब आपके लिए एक नोन नाउन हो जाएगा, तो वहाँ पर आप डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे, यानी दा का यूज़ करेंगे। ओके, आगे चलते हैं। बिफोर यूनिक ऑब्जेक्ट्स और सेलेस्टियल बॉडीज़ को हिंदी में बोलते हैं जो आकाशीय पिंड होते हैं, उन सब के पहले हम दा का यूज़ करते हैं। जैसे द सन हो गया, द अर्थ, द स्काई, द इक्वेटर एट्सेट्रा, जितने भी हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं उनके पहले हम दा यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल द न्यूज़पेपर। प्लेस, एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्ट्स। अच्छा, यहाँ पर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि एक्टिविटीज़ एंड ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल कैसे ले गया है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्टिकुलर किसी टास्क के लिए बनी होती हैं, पर कभी कभी हम उन्हें उन टास्क के लिए नहीं, किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर लेते हैं। जैसे स्कूल पढ़ने के लिए बना है, लेकिन हर इंसान स्कूल पढ़ने के लिए नहीं जाता है, पेरेंट्स विज़िट करने के लिए भी जाते हैं, बच्चों का क्या चल रहा है करियर प्रोग्रेशन उसे जानने के लिए भी जाते हैं। तो स्कूल अगर पढ़ाई के पर्पज़ से बना है और सेंटेंस में हम उसे इसी के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उसके पहले क्या आर्टिकल लगेगा, और अगर उसको उस पर्पज़ से यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उसके पहले क्या आर्टिकल लगेगा, इसका डिफरेंस यहाँ पर समझाया गया है। ओके, तो यहाँ पर अगर हम आर्टिकल लगा रहे हैं इसका मतलब ये है कि स्कूल का जो यूज़ है वो स्कूल के पर्पज़ से नहीं किया जा रहा है। द स्कूल इज़ वेरी गुड, मतलब आप स्कूल की प्रशंसा कर रहे हैं, तारीफ़ कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर दा का यूज़ किया गया है। पर अगर कोई स्टूडेंट स्कूल जा रहा है, शी इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पर दा नहीं लगेगा क्योंकि वो पढ़ने के लिए जा रही है। अब यहाँ पर प्लेस एज अ प्लेस का हम यूज़ करते हैं। द क्लास इज़ इन द रूम नंबर 3। अब यहाँ पर क्लास की लोकेशन बताई जा रही है कि वो रूम नंबर 3 में है, इसीलिए यहाँ पर दा का यूज़ हुआ है। अब अगर किसी स्टूडेंट के बारे में बताएंगे तो राम इज़ इन क्लास, राम क्लास में है, वो पढ़ाई करने के लिए है, इसीलिए वहाँ पर क्लास के पहले दा का यूज़ नहीं किया गया है। अभी यहाँ पर आप डिनर की बात कर रहे हैं। द डिनर वॉज वेरी डिलीशियस, यानी कि आप डिनर की तारीफ़ कर रहे हैं कि बहुत डिलीशियस है, तो यहाँ पर दा लगा हुआ। आई टेक शावर बिफोर डिनर, यहाँ पर एक एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, यानी कि एक एक्टिविटी हो गई आपका डिनर खाना, यानी कि रात का भोजन जो आप ग्रहण कर रहे हैं वो हो गया, उसके पहले आपको शावर लेना पसंद है, तो यहाँ पर एक एक्टिविटी हो रही है, आप एक ऑब्जेक्ट की तरह उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसलिए एक्टिविटी के पहले हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। और जब हम एज ए ऑब्जेक्ट किसी चीज़ को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम दा लगाते हैं। पीरियड ऑफ टाइम के पहले हम दा लगाते हैं। कोई भी डिकेड्स हो गया, डिकेड्स मतलब कि जो 10-10 साल का अंतराल होता है। सेंचुरीज़ मतलब जो 100-100 साल का डिफरेंस होता है। डिकेड्स में 10, 20, 30 ऐसे आएगा, सेंचुरीज़ में 100, 200 ही आएगा। तो जब किसी पीरियड ऑफ टाइम की बात होती है, जैसे 1990 की बात हो रही है, तो फिर द 1990s लगा देंगे।
अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल आप और ले सकते हैं। जैसे कंट्री की बात होती है तो आपको लास्ट वीडियो में बताया गया होगा कि कंट्री के नाम के पहले दा नहीं लगता है, पर किसी कंट्री का नाम अगर किसी स्पेशल मतलब के साथ में है तो वहाँ पर हम दा लगा देते हैं। जैसे द फिलीपींस है, क्योंकि वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो अगर इंडिया की बात नॉर्मल हो रही है और इंडिया में कोई हिस्टोरिकल घटना घटी है, जैसे कि 1985 में कुछ ऐसा स्पेशल हुआ है, तो फिर उस पर्टिकुलर उस टाइम के लिए अगर हम इंडिया को डोनेट करते हैं तो फिर हम बोलेंगे द इंडिया ऑफ 1985। यहाँ पर भी पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम कंट्री के पहले द लगा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका व्हेन वी टॉक अबाउट होल कम्युनिटी और क्लास। ओके, जैसे कि आपने ये पढ़ा है डीफ, डम, मतलब कि गूंगा, बहरा, रिच हो गया, अमीर, गरीब, यंग, और किसी रिलीजन की बात हो गई, हिंदू, मुस्लिम्स। अगर आप इनके पहले दा लगा देते हैं तो इसका मतलब आप पूरी कम्युनिटी की बात कर रहे हैं। अगर डीप होगा और डीप हो जाएगा तो आप किसी पर्टिकुलर एक इंसान की बात कर रहे हैं जो सुनने में कैपेबल नहीं है। अगर आपने दा डीप बोला है तो दा डीप का मतलब ये है कि अब आप सेंटेंस में जो भी चीज़ यूज़ करने वाले हैं, जो भी बात बताने वाले हैं, वो दुनिया के जितने भी डीप हैं उन सब के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी कि आप पूरी कम्युनिटी को लेकर वो बात बोल रहे हैं। रिच का मतलब क्या होता है? अमीर। लेकिन अगर आपने द रिच सेंटेंस में यूज़ कर लिया है तो द रिच का मतलब ये होता है कि अब आप जो सेंटेंस बोलने वाले हैं वो सारे रिच पीपल के ऊपर इंडिकेट कर रहा है वो, इसीलिए द लगाने से जो पूरे सेंटेंस का है वो मतलब बदल जाता है। तो ध्यान रखिएगा इससे दा लगाते वक्त। ओके, तो नेक्स्ट आपका हो गया व्हेन यू हैव गॉट द ओनली वन ऑफ समथिंग और टाइटल। मीन्स ऐसी कोई चीज़ है जो आपके पास यूनिक है, एक ही है। जैसे कि एक कंट्री है, एक कंट्री में हमारे यहाँ एक ही प्रेसिडेंट है, एक ही प्राइम मिनिस्टर है, तो इनके जो रैंक है हमारी, इसके आगे हम द लगाएंगे। द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट, द होम मिनिस्टर। और क्लीन द फ्लोर, यानी अगर आपके घर में वही एक फ्लोर है जो आपको साफ़ करवाना है, आपने किसी को इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो क्लीन द फ्लोर लगाएंगे आप, क्योंकि वहाँ पर आपके पास एक ही फ्लोर है। यानी कि द हम वहाँ पर लगाते हैं जहाँ पे आपके पास यूनिकनेस होती है, यूनिक कोई एक चीज़ होती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बिफोर नेम ऑफ कैनल्स। कैनल्स मतलब होता है नहर। नहर के नाम के पहले, शिप्स के नाम के पहले, एरोप्लेन्स, ट्रेन्स, इनके नाम के पहले हम द लगाते हैं। द स्वेज कैनल, द एल्बर्ट कैनल, द विक्टोरिया। विक्टोरिया यहाँ पे शिप हो गया है। द विक्रांत, विक्रांत शिप है यहाँ पे। तो द मेघदूत, द कश्मीर प्रिंसेस, ये आपके एरोप्लेन्स हैं। ट्रेन, द तूफ़ान एक्सप्रेस। आप जितने भी इनके एग्जांपल्स ले रहे हैं तो नाम के पहले हम दा लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका बिफोर गवर्नमेंट ब्रांचेस। जितनी भी आपकी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट सेक्टर की ब्रांचेस होती हैं उनके पहले हम द लगाते हैं। द नेवी, द आर्मी, द पुलिस, द लेजिस्लेचर। अभी यहाँ पे जितने भी ऐसे वर्ड हैं उनकी हिंदी भी लिख दी गई है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। द लेजिस्लेचर मतलब विधायिका होता है, जुडिशरी मतलब न्यायपालिका, एग्जीक्यूटिव मतलब कार्यपालिका। इन सब के पहले द लगाते हैं और ये सारे गवर्नमेंट ब्रांचेस हैं। ओके, नेक्स्ट हो गया आपका बिफोर रिलीजियस बुक्स, यानी कि जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनके नाम के आगे दा लगता है। ये आप सभी को पता होगा कि दा लगता है, पर अगर आपने बुक के साथ में उसके ऑथर का नाम भी यूज़ किया है तो फिर दा आप यूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसे कि रामायण वाल्मीकि ने लिखी तो वाल्मीकि's रामायण, तो वाल्मीकि's रामायण यहाँ पर दा यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि यहाँ पर वाल्मीकि के साथ में अपॉस्ट्रोफी एस लगा है, और जहाँ पर हम अपॉस्ट्रोफी एस लगाते हैं वहाँ पर हम दा यूज़ नहीं करते। पर अगर हम इसे दूसरे तरीके से लिखेंगे द रामायण ऑफ वाल्मीकि, तो फिर आप यहाँ पर दा लगा सकते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में इन सब चीज़ों को ही मैनिपुलेट करके एरर्स फाइंड करने को दी जाती हैं। नेक्स्ट आपका हो गया बिफोर नेम ऑफ मैगजीन्स, कमीशंस, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्केस्ट्रा। अच्छा, अभी जो आपका आगे का वर्ड है क्वायर, तो इसको आपको जो प्रोनाउंसिएशन करना है वो नीचे लिख दिया गया है। क्वायर यानी कि ये होता है जो गायकों की मंडली होती है। जैसे ऑर्केस्ट्रा होता है, वहाँ पे आपके जितने भी इंस्ट्रूमेंट को बजाने वाले लोग होते हैं ना, उनका ग्रुप होता है, वैसे यही सिंगर्स का ग्रुप होता है। तो इनके नाम के पहले भी हम द लगाते हैं। द मंडल कमीशन, द हाई कोर्ट, द मॉडर्न लैंग्वेज रिव्यू, ये आपकी, और द बीटल्स आपका ऑर्केस्ट्रा हो गया, द सीजन्स ऑर्केस्ट्रा। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया नाउन इन ऑपोजिशन केस। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, किसी पर्सन की बात हो रही है जो किसी पर्टिकुलर काम के लिए बहुत फेमस है, या उसकी ऐसी कोई क्वालिटी जिसके लिए लोग उसे बहुत ज़्यादा मानते हैं, जानते हैं। जैसे कालिदास नाम के कोई पोइट हैं, तो कालिदास द पोइट वॉज फेमस, तो यहाँ पर जो
जिस नाम के लिए, जिस काम के लिए उन्हें जाना जा रहा है, उस रैंक के आगे हम दा लगा रहे हैं, उनके नाम के आगे दा नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर वो पोएट हैं तो हम उसके पहले, पोएट के पहले दा लगाएंगे। कालिदास द पोएट। राम द वर्कर इज़ ऑनेस्ट, यानी कि जो राम है वो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जा रहा है, तो उसके लिए राम द वर्कर, यानी कि ये राम है जो वो वर्कर है जो अपनी ऑनेस्टी के लिए जाना जा रहा है, तो उसके काम के पहले हम दा लगा रहे हैं। ओके, कंपैरिजंस बिटवीन प्रॉपर नाउन्स। जब हम दो प्रॉपर नाउन का कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन कैसे करते हैं? आप कोई एक पर्सन है जो इतना फेमस है, जिसने अपना नाम कमा लिया है, और किसी दूसरी जगह कोई ऐसा पर्सन जो पर्टिकुलर सेम फील्ड में काम कर रहा है, तो हमने उससे तुलना कर दी है। जैसे सचिन तेंदुलकर का नाम चलता है, अभी कोई किसी ने स्टार्ट किया नया नया खेलना, और उसका खेल इतना अच्छा है कि हमने तुलना कर दी कि चलो वो तो दिल्ली का सचिन तेंदुलकर है। तो यहाँ पर हमने एक प्रॉपर नाउन की तुलना दूसरे प्रॉपर नाउन से करी है। जैसे शी इज़ द सानिया मिर्ज़ा ऑफ पुणे, तो वैसे तो सानिया मिर्ज़ा नाम होता है तो नाम के आगे दा नहीं लगता है, लेकिन यहाँ पर हम उसका कंपैरिजन कर रहे हैं किसी से, तो शी इज़ द सानिया मिर्ज़ा लगाया है, क्योंकि यहाँ पर उसका प्रॉपर नाउन से कंपैरिजन हो रहा है। मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया, यानी कि मुंबई को लंदन से कंपेयर किया गया है, इसलिए मुंबई इज़ द लंदन लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट आपका आ गया डिनोटिंग होल फैमिली, यानी कि आप किसी पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं। द सिन्हास, द गुप्तास। अब द सिन्हास का मतलब क्या हो गया? पर्टिकुलर उस फैमिली में किसी एक सिन्हा पर्सन की बात नहीं हो रही है। द सिन्हास, आपने अगर कार्ड में, इनविटेशन में द सिन्हास लिखा है, इसका मतलब आप पूरी फैमिली को इनवाइट कर रहे हैं, हस्बैंड, वाइफ और चिल्ड्रन। द बिफोर रेट। रेट, यहाँ पर रेट का मतलब प्राइस नहीं है, यहाँ पर रेट का मतलब है दर, यानी किस दर से आप सामान खरीद रहे हैं, किस हिसाब से आप सामान खरीद रहे हैं। तो अगर किसी सिंगुलर नाउन के पहले रेट लगा हुआ है, सिंगुलर नाउन के साथ रेट लगा हुआ है, तो इसके पहले द यूज़ करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल है आपका पेट्रोल इज़ सोल्ड बाय द लीटर, यानी कि जो पेट्रोल है वो लीटर में बेचा जाता है। जैसे बनानाज हैं वो डज़न में ख़रीदे जाते हैं। लेकिन अगर आप किलो का यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर किलो के पहले दा नहीं लगेगा, ए लगेगा सिंगल, क्योंकि किलो एक के लिए यूज़ करते हैं। पोटैटोज़ आर सोल्ड ₹20 पर किलो, तो आ किलो लगाएंगे यहाँ पे, बाकी सबके साथ दा लगता है। ओके, अगर हम किसी कॉमन नाउन को एज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज़ करते हैं तो हम द लगाते हैं। जैसे कि द फ्रेंड इन हर, आप मान लीजिए कोई फ्रेंड है आपका, उसने आपसे पैसे लिए, फिर उसका मन नहीं किया देने का, पर कोई ऐसी सिचुएशन है, कोई घटना है, देख के उसके अंदर का जो मित्रता का गुण है ना वो जाग गया। द फ्रेंड इन हर, यानी कि उसके अंदर का जो दोस्त है वो। द टीचर इन हिम, उसके अंदर का शिक्षक का गुण। तो यानी एक कॉमन नाउन है एज अ अब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी उसके अंदर की जो फीलिंग है ना वो जाग रही है, तो यहाँ पर हम द का यूज़ करेंगे। बिफोर बॉडी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स के पहले हम द का यूज़ करते हैं। जैसे द हैंड, द लेग हो गया। शी वॉज वाउंडेड इन द हैंड, यानी उसके हाथ में चोट लगी। वाउंड मतलब होता है घाव, और वाउंड को हम एज अ वर्ब यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर वर्ब की फॉर्म यूज़ की गई है। शी वॉज वाउंडेड, यहाँ पे पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म यूज़ की गई है, तो वाउंडेड मतलब घाव लगना, वाउंड का मतलब घाव लगना होता है। ओके, ओमिशन ऑफ आर्टिकल। ओमिशन का मतलब होता है लुप्त होना, यानी कि ऐसी कौन कौन सी जगह है जहाँ पर हम आर्टिकल्स को नहीं लगाते हैं। तो अभी तक आपने सीखा कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल लगाते हैं, डेफिनेट आर्टिकल और इनडेफिनेट आर्टिकल। अब आपको देखना है आर्टिकल कहाँ पर नहीं लगाते। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और पोजेसिव एडजेक्टिव, इनके बाद में हम द नहीं लगाते हैं। अब डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं किसी चीज़ को। दिस, दैट, दीज, दोज, सम, एनी, अदर, एनदर, एनी अदर, सर्टेन, असर्टेन, सच, द सेम, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। पॉजिटिव मतलब कि आप वहाँ पर अधिकार दिखा रहे हैं। माई, और, हिज, हर, देयर, योर, इट्स, इन सब के बाद द यूज़ नहीं होता है। जैसे कि हो गया दिस डॉग और दिस इज़ अ डॉग, तो दिस इज़ अ डॉग गलत है, दिस डॉग। सच वाटर और फादर। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया सब्जेक्ट, गेम्स, स्पोर्ट्स, लैंग्वेज, डिसीज़। डिसीज़ का मतलब होता है बीमारी। हॉबीज़, प्रोफेशन, इनके नाम के पहले आर्टिकल्स हम कभी भी नहीं लगाते हैं। तो जैसे आपने एक कॉमन एग्जांपल सुना होगा, शी कैन स्पीक इंग्लिश। अगर इंग्लिश यहाँ पर यूज़ है तो इंग्लिश का मतलब सिर्फ नॉर्मल लैंग्वेज है, बट अगर आपने द इंग्लिश लगा दिया है तो हो जाएगा आपके इंग्लिश बोलने वाले लोग, इंग्लैंड के लोग, द इंग्लिश। अब एक्सेप्शन कहाँ पर आता है? यहाँ पे आपने पहले पढ़ा है कि गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम के पहले द नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे बिलियर्ड्स एक गेम होता है जिसके पहले हम द लगाते हैं, और ये एक्सेप्शन में आता है। आपने पढ़ा है कि सब्जेक्ट के नाम के पहले द नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर द मैथ्स ऑफ राम इज़ पुअर, यानी कि राम की जो मैथ है ना वो बहुत ही ख़राब है,
तो यहाँ पर राम की मैथ की बात हो रही है। पूरी दुनिया में जो मैथ्स कॉमन सब्जेक्ट है उसकी बात नहीं हो रही है, सिर्फ पर्टिकुलर राम की मैथ की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर द मैथ्स ऑफ राम लगा हुआ है। ओके, वैसे बीमारियों के नाम के पहले, डिसीज़ के नाम के पहले दा नहीं लगता है, लेकिन कुछ बीमारियाँ होती हैं वो एक्सेप्शन में आती हैं। द मीज़ल्स, द मम्स, द रिकेट्स, द प्लेग, द फ्लू, इनके पहले दा लगाते हैं। और गॉड, जिसे हम ऑलमाइटी बोलते हैं, उसके पहले दा नहीं लगाते, लेकिन डेविल यानी शैतान जो होता है उसके पहले हम दा लगाते हैं। तो ये याद रखिएगा डिफरेंस जो है आपका। ओके, नेक्स्ट आपका आता है मटेरियल्स के नाम के पहले दा नहीं लगाते हैं, यानी कि जो धातुएं होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, खाने पीने की चीज़ें होती हैं, उनके पहले हम दा नहीं लगाते हैं। बट अगर कुछ ऐसी चीज़ें जो अपनी स्पेशलिटी के लिए बहुत फेमस है, वैसे आप नॉर्मल टी के आगे दा नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर द टी असम है तो असम की टी है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, इसीलिए हम उसके पहले दा लगाएंगे। नॉर्मल पानी होगा मटेरियल आपका तो उसके पहले आप दा नहीं लगाएंगे, लेकिन जो गंगा नदी का पानी है वो अपनी पवित्रता के लिए जाना जाता है, हॉली रिवर बोलते हैं जिसको, तो द वाटर ऑफ गंगे हम लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ उस वाटर की कुछ स्पेशलिटी है, तो ये एक्सेप्शन में आते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका हो गया स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, बेड, टेबल, मार्केट, मॉस्क, टेम्पल, यूनिवर्सिटी, जो इस तरह की चीज़ें होती है। तो ये जिस पर्पज़ के लिए बनी है, अगर उसी पर्पज़ के लिए यूज़ होती है तो इनके लिए हम आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। जैसे आपको थोड़ी देर पहले स्कूल का एग्जांपल दिया गया था कि अगर कोई स्टूडेंट है वो स्कूल पढ़ने के लिए जा रहा है तो उसके पहले हम दा नहीं लगाएंगे। अगर घूमने के लिए कोई जा रहा है, विजिट करने के लिए जा रहा है, तो फिर हम दा लगाएंगे। तो केवल स्कूल नहीं, स्कूल, कॉलेज, चर्च, हॉस्पिटल, प्रिजन, जेल, कोर्ट, इन तरह की जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन सब के साथ सेम रूल अप्लाई होता है, सेम रूल फॉलो होता है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके पहले हम दा लगाते हैं, तो उनका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे उनको आपको याद रखना है। ऑफिस हो गया, सिनेमा यानी इंटरटेनमेंट से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, सिनेमा, मूवी, थिएटर, पिक्चर, सर्कस, स्टेशन, बस स्टॉप, इन सब के पहले हम दा लगाते हैं। अब यहाँ पर ये है कि हम ऑफिस के पहले दा लगाते हैं, लेकिन टू बी इन ऑफिस यानी कि कोई पर्सन है जो ऑफिस में है, ऑफिस में कोई पोजीशन है वो होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पर हम ऑफिस के पहले दा नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर वो ऑफिस की बात ही नहीं की जा रही है। यहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन की ऑफिस में पोजीशन को होल्ड करने की बात की जा रही है कि वो अभी भी इस ऑफिस में काम कर रहा है, इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहा है, तो यहाँ पर हम ऑफिस के पहले दा नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका मैन, विमेन, साइंस, आर्ट, नेचर, लाइफ, डेथ। ये जो चीज़ें हैं, अगर इनका हम एज अ ब्रॉड सेंस में हम इनको यूज़ करते हैं सेंटेंस में, तो इसके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं होता है। जैसे आप पर्टिकुलर किसी एक इंसान को देखते हैं जो कहीं खड़ा है, तो हम बोल देंगे अ मैन इज़ वॉकिंग देयर, या ये वही आदमी जिसको मैंने कल देखा था, दिस इज़ द मैन आई सॉ यस्टरडे, तो वहाँ पर हम आर्टिकल यूज़ कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर मैन इज़ मॉर्टल, यानी कि जो मनुष्य है वो नश्वर है, यानी कि उसका मरना फिक्स है, वो अमर नहीं है। तो ये जो बात होती है वो पूरी कम्युनिटी के बारे में है, वो सच है, यानी कि ब्रॉड सेंस में, व्यापक अर्थ में यूज़ हो रहा है इसका, तो यहाँ पर हम दा नहीं लगाएंगे। जैसे लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज़, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो बेड ऑफ रोजेज़ नहीं है, उसमें कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि हाँ ये सब चीज़ें हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, तो वहाँ पर हम दा नहीं लगाते। ओके, एक चीज़ और है, न्यूज़पेपर की हेडलाइंस जो होती हैं, टेलीग्राम्स होते हैं, नोटिसेस होते हैं, लिस्ट होती हैं, आउटलाइंस होती हैं, जिन्हें आप ऑफिसेज़ में देखते होंगे, वहाँ पर हम दा यूज़ नहीं करते। कभी भी ध्यान दीजिएगा, कोई हेडिंग लिखी होती है न्यूज़पेपर में, कोई हेडलाइंस होती है, उसके पहले दा नहीं लगते हैं। जैसे कि एक्सीडेंट में 2 लोग मारे गए, 2 men डाइड इन एक्सीडेंट, तो हम यहाँ पर दा नहीं लगाएंगे। ऑफिस के बारे में, स्कूल के बारे में कुछ लिखा हुआ है कि ऑफिस इस दिन से खुलेगा लॉकडाउन के बाद, या स्कूल इस दिन से खुलेगा, तो ऑफिस रीओपन्स और 21 अप्रैल, तो हम यहाँ पर दा नहीं लगाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका है, जब पैरेलल स्ट्रक्चर की बात होती है तो पैरेलल स्ट्रक्चर में हम दा यूज़ नहीं करते हैं। जैसे फेस टू फेस, आमने सामने, लेफ़्ट टू राइट, यानी पे एक यहाँ पे क्या होता है कि स्ट्रक्चर है पैरेलल, साथ साथ चल रहा है, या तो स्टार्ट से एंड तक चलेगा वो साथ साथ, या फिर अभी भी कंटिन्यूसली वो चल रहा है। बिगिनिंग टू एंड हो गया, डॉन टू डस्क हो गया। अच्छा, डॉन यहाँ पर क्या होता है, DAWN, डॉन मतलब होता है सुबह सुबह, जो 4 से 5 बजे का टाइम होता है उसे डॉन बोलते हैं। डस्क मतलब वो जो शाम से रात के बीच का टाइम होता है उसे बोलते हैं, जब अंधेरा होने लगता है तब का जो टाइम होता है। तो जब पैरेलल स्ट्रक्चर के साथ जो चीज़ें चलती है ना, धीरे धीरे चलती है, उनके साथ हम दा यूज़ नहीं करते। अच्छा, सुपरलेटिव डिग्री, आपने पढ़ा होगा, सुपरलेटिव डिग्री जो होती है उसके साथ हम दा यूज़ करते हैं,
क्योंकि वहाँ पर जो चीज़ होती है या तो वो द बेस्ट होती है, द वर्स्ट होती है, लेकिन उसके साथ हम द यूज़ करते हैं। यहाँ पर आपका एक्सेप्शन क्या आता है, सुपरलेटिव डिग्री में अगर नाउन का वोकेटिव केस में यूज़ करते हैं। अब वोकेटिव केस का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपने किसी फ्रेंड को बुला रहे हैं, आपका वो सबसे ज़्यादा प्यारा मित्र है, यानी कि डियरेस्ट फ्रेंड है, तो नॉर्मल डियरेस्ट के पहले हम द लगाएंगे। लेकिन वोकेटिव केस क्या होता है, आपने उसको ऐसे बुलाया, ओ डियरेस्ट फ्रेंड, तो फिर ओ द डियरेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, ओ डियरेस्ट फ्रेंड होगा। यहाँ पर हम द यूज़ नहीं करते, जहाँ पर हम वोकेटिव केस से किसी सुपरलेटिव डिग्री को प्रोनाउंस करते हैं, बुलाते हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है जब दो सिंगुलर नाउन या दो ऑर्डिनल्स को हम एक साथ एंड से जोड़ते हैं। तो इसका डिफरेंस कैसे होता है, द पीएम एट द प्रेसिडेंट आर, यहाँ पर पीएम के पहले भी द लगा है, प्रेसिडेंट के पहले भी द लगा है, इसका मतलब ये दोनों अलग अलग व्यक्ति हैं, इसीलिए आगे आर यूज़ हुआ है, यानी कि प्लूरल के लिए हेल्पिंग वर्ब यूज़ हुई है। द पीएम एंड प्रेसिडेंट इज़, द पीएम एंड प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट के पहले द नहीं लगा, यानी ये एक ही व्यक्ति है जिसके पास पीएम और प्रेसिडेंट दोनों की पोजीशन है, इसलिए यहाँ पर इज़ लगा हुआ है। तो द यानी आर्टिकल लगाने का क्या डिफरेंस हो सकता है वो यहाँ से देख लीजिए। ओके, नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रीट और रोड्स, यानी जो स्ट्रीट्स होती हैं, गली, रोड मतलब सड़कें, इनके नाम के पहले हम द यूज़ नहीं करते हैं। पर अगर इनका जो पर्पज़ होता है या जिनका हम मौलिक उद्देश्य के लिए यूज़ करते हैं तो हम द लगा देते हैं। जैसे किसी पर्टिकुलर रोड का नाम हो गया, जहांगीर रोड हो गई, स्ट्रीट नंबर 6 हो गई, जो भी होता है उसके नाम के पहले हम द यूज़ नहीं करते। पर अगर आपको ये बोलना है कि ये जो सड़क है ना ये मुंबई जाती है, ये जो सड़क है ना वो स्कूल जाती है, तो हम द लगाएंगे, द रोड दैट लीड्स टू स्कूल। अब आपका यहाँ से आर्टिकल जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, तो ये नहीं बोला जा सकता है कि आपके सारे आर्टिकल्स ख़त्म हो गए हैं, 10 सारे जितने भी ओमिशन हैं वो ख़त्म हो गए हैं। जितनी भी तरीके से डेटा कलेक्ट हो सकता था उससे पूरे ख़त्म करने की कोशिश की गई है, लेकिन कोई भी इंसान या कोई भी बुक आपको ये श्योरिटी नहीं दे सकती है कि उसने आपका 100% जो है वो सब कुछ कवर कर लिया है। इसीलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आपका डाउट तुरंत क्लियर किया जाएगा। और बाकी कोशिश की जाएगी कि जब आपकी एक्सरसाइज करवाई जाएगी तो जितना भी अगर गलती से भी कुछ छूट गया है तो वो आपका उसमें कवर करवा दिया जाएगा। तो आज आपका आर्टिकल ख़त्म हो गया है। तो आपको पहली क्लास में बोला था जब कोई टॉपिक ख़त्म होगा तो फिर आपको लास्ट में कुछ वोकैब्स बताई जाएंगी। वैसे तो वोकैब्स का आपका फिर से क्लास लिए जाएंगी, बहुत सारी वोकैब्स बतानी है आपको एटिमोलॉजी के साथ में, उनकी रूट वर्ड्स के साथ में। लेकिन आज की क्लास के लास्ट में कुछ वोकैब्स हैं, उसे आप प्लीज़ याद कर लीजिएगा और पहले की वोकैब्स को भी रिवाइज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जितनी भी वोकैब्स है वो आपकी जीन से रिलेटेड है। जीन क्या होता है, आपके डीएनए का एक सेगमेंट होता है जिससे आपके जितने भी क्वालिटीज़ होती हैं वो आपकी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती हैं। तो जेनेटिक्स होता है अनुवांशिकी, जेनेटिसिस्ट होता है आपका अनुवांशिक विज्ञानी, यानी कि जो जेनेटिक्स पे काम करता है उसका साइंटिस्ट होता है। जेनेटिक मतलब अनुवांशिक होता है। जीन आपका जो डीएनए का सेगमेंट होता है जिससे आपकी सारी क्वालिटी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र होती है। जीनियोलॉजी मतलब वंशावली, जीनियोलॉजिस्ट मतलब वंशावली का जो विशेषज्ञ होता है। जीनियोलॉजिकल मतलब होता है वंशावली से संबंधित, उससे रिलेटेड। जेनिटल मतलब होता है जनन यानी कि प्रोड्यूस करना, और जेनेसिस मतलब होता है उत्पत्ति। तो आज की आपकी क्लास ये ख़त्म हो गई है। आप डेली जितनी भी क्लासेस पढ़ेंगे प्लीज़ पहले की क्लास जो है वो उसको रिवीजन करते रहिएगा और थैंक यू, पढ़ते रहिएगा। प्लीज़ सारी क्लास कंटिन्यूसली ज्वाइन करिएगा और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा।